सही इंश्योरेंस की खरीदारी यानी आपने अपनी आधी फाइनेंशियल प्लानिंग दुरुस्त कर दी है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्यों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना है। सही इंश्योरेंस पहला कदम होता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मनी मंत्रा का पूरा शो हम इंश्योरेंस स्पेशल के तौर पर लेकर आए हैं, जहां पर इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व और साथ ही आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन चलिए आज क्या है ऑन द शो देख लेते हैं। क्या है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बीफिट सर्विस? आईसीआईसीआई के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैसे इसका फायदा उठाएं, बताएगा आपको आज मनी मंत्रा। आपकी हेल्थ पॉलिसी को दें राइडर का फायदा, 9 जरूरी राइडर जानिए मनी मंत्रा से आज। और आज निवेश और इंश्योरेंस के सवालों के जवाब मनी मंत्रा देखिए लाइव फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से भी। आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल हैं और साथ ही इंश्योरेंस देखो के फाउंडर और सीईओ अंकित अग्रवाल। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से बीफिट सर्विस की। सबसे पहले ये किस तरह की सर्विस है, किस तरह के पॉलिसी होल्डर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लॉन्च करने के पीछे क्या वजह है और क्या क्या फ़ायदे आपको दिए जा रहे हैं इस सर्विस के एवज में, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारा फोकस होगा। तो पंकज जी, बीफिट सर्विस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से क्या है और क्या आईसीआईसीआई के जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कविता, ये एक वैल्यू एडिड सर्विस है, यानी कि जो ऑलरेडी इंश्योरेंस के इंश्योर्ड पीपल हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, वो इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। और ये एक बेसिकली एक ऐप के द्वारा आप एडिशनल फीचर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि थे यह वहीं तक सीमित था कि यदि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो उस केस में जो आपका खर्चा है वो सब खर्च आपका रिएम्बर्स होगा या वो कैशलेस होगा। लेकिन अब हेल्थ केयर से वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि चाहे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, आपकी डायग्नोसिस हो, डॉक्टर की कंसल्टेंसी हो, कंसल्टिंग हो, या किसी भी तरह के ओपिनियन हो, वो सब भी आप चाहते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक ऐप के जरिए, यानी आयल टेक केयर ऐप के जरिए ये सर्विसेज दी हैं, जहां पर इंश्योर्ड पर्सन अपनी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ इस तरह की वैल्यू एडिड सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। और साथ ही जैसे डाइट का प्लान है या इस तरह की जो न्यूट्रिशन प्लान है, ये सब भी आपको यहाँ पर इसकी सुविधा मिलेगी। ये सब आपको इस पर राय मिलेगी एक्सपर्ट्स की। तो इस तरह की सर्विसेज अब आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ और साथ ही आपका ओपीडी भी यहाँ पर कवर हो पाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि ऐप के जरिए आप बीफिट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओपीडी सर्विस के लिहाज से देखा जाए तो आपके डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, फार्मेसी यानी दवाइयों की डिलीवरी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज यानी किसी भी तरह की जांच अगर आपको करवानी हो, तो ये सब तरह की सर्विसेज कैशलेस आपको जो है बीफिट पर मिलेंगी। लेकिन अंकित, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि हमने देखा है कि जिस तरह से महामारी का एक असर पड़ा है, ओपीडी चार्जेस भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर करनी अब उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए बीफिट जो सर्विस है आईसीआईसीआई की तरफ से, ये कितनी अलग है? कविता, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च क्यों किया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक नए जमाने के इंश्योरेंस बायर के लिए एक नए जमाने का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को भी सुधारे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के अलावा, राइट। तो ओपीडी का तो कवरेज है ही इसमें, बट इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने के लिए भी इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जो अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि अगर आपको योगा करना है, आपको डाइट चार्ट करना है, या आपको और एडिशनल बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कैशलेस क्लेम आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपको अपने डाइट चार्ट को चेंज करवाना है, वो उसके भी बेनिफिट देता है, राइट। तो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल फीचर विच हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कस्टमर्स। तो ये आप एडिशनली नहीं ले सकते। जो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं
तो ही आपको ये फीचर मिलेगा। अच्छा पंकज जी, मुझे ये समझाएं कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है आईसीआईसीआई की तरफ से, किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं? और जब आप कैशलेस की बात करते हैं तो क्या किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर कॉस्टिंग एक्स्ट्रा कॉस्टिंग या एक्स्ट्रा प्रीमियम के तौर पर आपको कुछ चार्जेस नहीं चुकाने पड़ेंगे? 2 सवाल हैं। पहली बात तो बिल्कुल ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक कॉस्ट का सवाल है, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं इसके बारे में कि इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट है। शायद मेरे को पैनलिस्ट बता पाए इस बारे में, लेकिन ये जरूर है कि एग्जिस्टिंग जितने भी कस्टमर्स हैं वो इसको अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। अंकित, क्या किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के बिना पर ये आती है क्या सर्विस बीफिट? कविता, ये एक राइडर की तरह है। अच्छा। आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ इसको खरीद सकते हैं। ओह, और ओके। और आपका जो सवाल था अराउंड कैशलेस, राइट? तो ये किसी भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है कि अगर आपने जो कैशलेस अवेल किया है, आपके पॉलिसी में जितना कवर्ड है वो कैशलेस आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। उसके बियॉन्ड जो पैसे होंगे वो जो भी पेशेंट होगा या जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त वहां पे अदा करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जब भी मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाती हूँ आईसीआईसीआई की तरफ से अंकित, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाकर या कुछ एक्स्ट्रा पैसे चुकाकर बीफिट सर्विस अगर चाहिए तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जी, एकदम सही कहा कविता आपने, ओके। एकदम। और क्या रेंज होगी इस प्राइसिंग की? सो अराउंड 5 से 7 हजार के बीच में है प्राइसिंग, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द कस्टमर एंड द जोन ऑफ द कस्टमर। अच्छा अच्छा, तो इसमें ओपीडी चार्जेस पंकज जी समझाएं मुझे किस तरह से कवर होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनके पास लगभग 11,000 डॉक्टर्स का नेटवर्क है अलग अलग शहरों में, और अलग अलग तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डाइटिशियन से लेके फिजियोथेरेपी से लेके तमाम तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स। किस तरह से ओपीडी चार्जेस मुझ पर लेवी होंगे और किस तरह से इनका भुगतान मुझे करना होगा? क्लेम को लेकर भी क्या क्या पेचीदगियाँ हैं? ये भी कैशलेस में आपको मिल सकता है, जो डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस है, और साथ ही रिएम्बर्समेंट बेसिस पर भी पॉसिबल है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 4,000 इनका नेटवर्क जो है हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का वो बहुत बड़ा है, तो आप जब भी कंसल्ट करते हैं तो वो डॉक्टर की फीस आपको कैशलेस के रूप में मिल सकती है। ओके, तो इसमें कुछ क्लेम करने का प्रोसीजर नहीं होगा अंकित? कविता, आप इसमें क्लेम कर सकते हो। ऐप में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जब भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हो तो आप उसमें रिम्बर्समेंट रेज कर सकते हो। एक बार आपने रिम्बर्समेंट रेज कर दिया तो फिर हॉस्पिटल आपका बिल टीपीए को भेज के अप्रूवल दे देता है, और आपकी जो भी पूरी प्रोसेस है वो आपको ऐप पे ही दिख जाता है। पहले कस्टमर को क्या होता था, कस्टमर को एक कॉल सेंटर में फोन करना होता था, या उसको मैसेज आता था, या उसको ईमेल भेजना होता था। अब क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल एप्लीकेशन है तो पूरा का पूरा प्रोसेस सीमलेस हो गया। अब कविता, अच्छा अंकित, अभी यहाँ पर तो हम देखते हैं कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम अप्रूवल में इतना टाइम लग जाता है, तो ये तो एक ऐप के ज़रिए हम कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी भी मेरे ख्याल से जहाँ तक पॉलिसी होल्डर्स के एक्सपीरियंस की बात है, क्लेम प्रोसेस को लेकर अभी भी कई तरह की शिकायतें हैं जो हम देखते हैं कि तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ उनके मन में रहती है। अब ऐसे में आपने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो आप कह रहे हैं कि एक बटन पर आपका क्लेम भी प्रोसेस हो पाएगा। ये कितना आसान होगा और कितना इम्प्लीमेंटिंग, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे तो वाकई कितना ईज ऑफ यूज कितना है इसमें? कविता, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके एडॉप्शन में टाइम लगता है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ता जाता है उससे बेनिफिट होते हैं। तो इसके थ्रू आपने एक प्रॉब्लम आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने कंप्लीटली सॉल्व कर दी, इंटीमेशन की। दूसरा, अप्रूवल की। आपने क्लेम इंटीमेट कर दिया और आपको वहां अप्रूवल का क्या स्टेटस है, अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडेंसी है, सब कुछ दिख रहा है। तो इससे एक हॉस्पिटल में जो मरीज है या मरीज के साथ जो सहायक है उनका काम बड़ा आसान हो जाता है। वो उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे को 4 अलग अलग काउंटर पे जाके चेक करना है, पहले कैश काउंटर पे गया या टीपीए काउंटर पे गया या अप्रूवल काउंटर पे गया कि क्या स्टेटस है। अब वो एक ऐप पे पेशेंट के बगल में बैठे बैठे उनको पूरा स्टेटस दिखता रहता है। पंकज जी, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह की जो सर्विस लॉन्च हो रही है, आई एम श्योर आगे चल के तमाम इंश्योरेंस कंपनियां भी, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी इसको लागू करने की कोशिश करेगी, लेकिन
जो टाइमिंग है इसको लॉन्च करने का वो कितना अहम है? देखिए 24/7 आपको एक डॉक्टर मिल जाएंगे जो एक ऐप पर है। मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं कि जियो हेल्थ में भी इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है और तमाम तरह के कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, प्रैक्टो वगैरह, जहां पर आपको इस तरह की सर्विस मिल जाती है। आज की तारीख में इस तरह की सर्विस देना ज़रूरी तो है, लेकिन साथ ही कंपटीशन को देखते हुए स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपको बेस्ट प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा फीचर्स अपने कस्टमर्स को देने होंगे, अपने पॉलिसी होल्डर्स को देने होंगे। कितना ज़रूरी है कि अब इस ट्रेंड को तमाम इंश्योरेंस कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू कर दें। बहुत सारी पॉलिसीज़ आ रही हैं जो कि ओपीडी और वेलनेस फीचर्स से लैस हैं। थोड़ा सा प्रीमियम आप ज़्यादा भरें, लेकिन आपको ये तमाम फीचर्स मिलेंगे, जहां पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपका प्रीमियम कम हो पाएगा। ये तरह की इनोवेशन करने का दौर अब क्यों शुरू हो गया है? कितना ज़रूरी है? आगे कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल कविता, देखिए पहली बात तो यह है कि पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज में इस तरह के फीचर्स हैं, चाहे ओपीडी की बात करें या डॉक्टर की थर्ड ओपिनियन या फिर रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह जो हैं, या फिर जैसे आप कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उस पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो लेकिन एक सिंगल विंडो ऑप्शन इसे कह सकते हैं कि एक ही जगह पर, और वो भी बल्कि आपके मोबाइल पर आपको मिल रहा है कि आप सिर्फ एक फीचर आप ऐड कर रहे हैं, एक राइडर ऐड कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल रही हैं। अब दूसरी बात ये है, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि अब ये समय बताएगा कि ये कितना सच में हेल्पफुल होता है, क्योंकि फीचर लॉन्च करना तो एक चीज है, लेकिन जो बाद में सर्विस है वो कितनी मिल पाएगी और कितने लोग इससे सेटिस्फाइड रहेंगे, वो कंपनी को ध्यान देना होगा। लेकिन ये जरूरी है इस वक्त पर, जब हमने देखा कि कोविड-19 के बाद जिस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों ने देखी हैं, एक समय पर हम शायद जो डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की बात सोचते तो शायद बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती, बट अब हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए, या फिर जो भी हेल्थ चेकअप है वो सब रिपोर्ट्स वगैरह या जो भी मतलब सैंपल कलेक्शन है वो घर पे ही आकर कोई आदमी कर ले। तो ये जो फीचर्स हैं आज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी समझ में आती है। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्च करना इस समय पर बहुत ही अच्छा है, और सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बिल्कुल इससे एक सबक लेते हुए इस तरह के फीचर ऐड करने चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीचर लॉन्च करने के साथ साथ इजी इंटरफेस, यानी कि जो भी यूजर है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, और जो भी कंपनीज जो भी इंश्योरर लॉन्च करे वो इसकी बाद में जो सर्विस है वो सेटिस्फैक्टरी सर्विस दे सके और लोग इसका इस्तेमाल इजीली कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही प्राइसिंग बहुत ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि 5,000 की ओपीडी कवर के लिए मुझे 5,000 का एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ रहा है, तो शायद फिर वो फायदेमंद नहीं होगा। ऑलराइट, मैं चाहती हूँ कि हम स्क्रीन पर इसके अलावा भी वो तमाम पॉलिसियाँ फ्लैश करें जो कि ओपीडी बेनिफिट से लेस हैं, जहाँ पर आपको ओपीडी और वेलनेस बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और ये पंकज सर की रिकमेंडेशन है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन अंकित, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ओपीडी बेनिफिट वाली पॉलिसीज़ क्या हमें अब लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम देख रहे हैं न्यू एज प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर तमाम तरह की सर्विसेज जिनका जिक्र भी किया पंकज जी ने, इनको कंसिडर करना कितना ज़रूरी हो गया है? कविता, मतलब दो तरह की पॉलिसीज आती है। एक में आपको राइडर लेना पड़ता है ओपीडी एज अ एड ऑन कवरेज, और कई पॉलिसीज आती है जिसमें आपको ऑलरेडी ओपीडी एज अ एड ऑन बेनिफिट बिल्ट इन होता है। अगर आप मेरी माने तो हम अपने कस्टमर्स को हमेशा यही सलाह देते हैं कि जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदे, आप वो पॉलिसी खरीदे जिसमें ओपीडी एज अ बिल्ट इन कवरेज ऑलरेडी हो। जैसे बजाज अलायंस की टैक्स गेन पॉलिसी हो गई, केयर पॉलिसी बाय केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, गो एक्टिव पॉलिसी बाय नीवा बूपा हो गई, या गो डिजिट की हेल्थ केयर प्लस पॉलिसी हो गई। तो इससे क्या होता है कि आपको एडिशनल प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बट ये एडेड बेनिफिट में आपको मिल जाता है, राइट। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि क्या ओपीडी कवरेज लेना जरूरी है, 110%। जो कोविड-19 के बाद हर कस्टमर को हम ये एडवाइस करते हैं कि ओपीडी कवरेज आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेंसेस बाद में क्लेम के समय काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है आपके बिल का। तो पंकज जी, अब आपने जो पॉलिसीज रेकमेंड की है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं इसके पीछे क्या मकसद है, जो भी आपकी तमाम रिकमेंडेशन है 5 पॉलिसीज की। इनमें ओपीडी कवर है, क्योंकि खास बात यह थी कि ओपीडी कवर किन पॉलिसीज में है, तो इनमें सभी पॉलिसीज में ओपीडी का ऑप्शन है आपके पास में, तो ये एडिशनल है। दूसरी बात, इन साथ साथ इनमें जो ऐप के जरिए हम बात कर रहे थे अभी, इस तरह का तो नहीं जिस तरह से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने भी लॉन्च किया है,
लेकिन वेलनेस के लिए आपको रिवार्ड पॉइंट और गाइडेंस ये इन पॉलिसीज के ऐप में है। जैसे यदि हम आदित्य बिरला की बात करें तो यहां पर भी आपको ऐसा फीचर मिलता है कि आप अपना ऐप के जरिए आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी आपके फिटनेस रिजीम आपकी है, आप चाहे रनिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, वो सब रिकॉर्ड होते हैं और उसके आपके रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। और उन रिवार्ड पॉइंट्स को आप अपना प्रीमियम रिपे करने के लिए, यानी कि रिन्यूअल के टाइम पर जो प्रीमियम है उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जो पॉलिसीज में कवर नहीं होती हैं, जो भी एक्सपेंसेस कवर नहीं होते हैं, उनका पेमेंट करने के लिए आप उन रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिवार्ड पॉइंट्स आर लाइक इक्विवेलेंट टू योर कैश। तो इसके लिए ये जो पॉलिसीज मैंने कहा है, ये फीचर से लोडेड पॉलिसीज हैं, ना कि सिंपल जैसे मेडिक्लेम की हम बात करते थे। तो इसके लिए इन पॉलिसीज का मैंने जिक्र करना जरूरी समझा। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है किस तरह से आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी है या पॉलिसी होल्डर है तो आप बीफिट सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ओपीडी कवरेज आपकी पॉलिसी में होना क्यों ज़रूरी है। लेकिन अहम बात अब ये है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी मेडिकल कॉस्ट के लिए अपने जो सेविंग्स है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा बढ़ा दें। पंकज जी, आप ही के पास में आऊँगी। ये मैं बात समझाएं लोगों को विस्तार से कितना ज़रूरी हो गया है कि अपने मेडिकल खर्चों को कंसिडर करना। थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि आप इन्फ्लेशन का गणित दे दें। ये बताएं हमें कि किस तरह से मेडिकल कॉस्ट में इजाफा हुआ है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल पीछे जाकर आप मुझे एक कंपैरिजन दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास सभी चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पेशेंट के पास शायद पैसे नहीं होते उन सब का इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली आपके काम आएगा। और साथ ही सिर्फ अभी चीजें यहां तक नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें यानी कि आर्टिफिशियल पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो पेशेंट सरवाइव कर सकता है यदि पैसा हो। इसके लिए हॉस्पिटल में जहां तक पहले बात थी कि सिर्फ ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको पैसे चाहिए या सिर्फ सर्जरीज वगैरह, अब एक तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स तक अवेलेबल होते हैं या ट्रांसप्लांट होते हैं, और साथ ही बहुत सारी इस तरह की टेक्निक्स आ गई हैं। रोबो सर्जरी की हम बात करें या मॉडर्न सर्जरीज इस तरह की अवेलेबल हैं कि जहां पर खर्च ज्यादा होता है, लेकिन पेशेंट की जान बचाना और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना यहां पर संभव है। और इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल है, एक तो दो चीजें हैं। एक तो जो पहले जो खर्चे थे वही खर्चे आज बढ़ गए हैं। उन्हीं तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा नई जो तकनीक आई है, जो पहले थी ही नहीं, वो अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यदि आप मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मेडिकल हेल्प है, उसका इस्तेमाल करना समझते हैं कि जरूरी है, तो आपको अपना मेडिक्लेम डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको एडिड फीचर्स वाले या राइडर्स के साथ में पॉलिसी लेनी होगी। और साथ ही साथ उसके अलावा मैं ये कहूंगा सभी को कि हर साल आप ये समझें कि आप अपना जो कवर है उसको बढ़ाते जाएं समय के साथ, और उसके लिए थोड़ा प्रीमियम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप इस तरह से प्लान करें कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपका हर साल जो बजट है वो बढ़ता रहे। अंकित, मुझे आप ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना पसंद करते हैं, लेकिन अब जो तमाम समझाइश पंकज जी ने हमें ये दी है कि कैसे अब आपको अपने मेडिकल खर्चों को अलग से रखना चाहिए, अलग से प्लान करना चाहिए, और एक मेडिक्लेम पॉलिसी स्पेशली अगर वो आपके कंपनी की तरफ से आपको मिल रही हो वो पर्याप्त नहीं है, आपके पास अपना खुद का कवरेज तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं वो भी कितना गलत है। क्यों आपके पास एक नेट पॉलिसी, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके इंश्योरेंस के लिए। अब वक्त आ गया है कि आप इसको समझें, कितना जरूरी है ये। तो कविता, ये बहुत ही जरूरी है, एंड आई थिंक मेरे को पैनलिस्ट और आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट नहीं देखते।
इंश्योरेंस हमको इसलिए खरीदना चाहिए कि कल को अगर हमारे साथ कोई अनहोनी घटना हो तो हमारे पास एक प्रोटेक्शन है जिससे हम अपने आप को बचा सके। वो एक उस छत्ते की तरह है जो बिन मौसम की बरसात से आपको बचा सके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके दो रीजन है, राइट। एक, जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा है और इलाज नए नए तरीके के आते जा रहे हैं, है ना। मेडिक खर्चा भी बढ़ गया और नए नए तरीके के इलाज आ गए, पर ये इलाज सस्ता नहीं है। तो अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या आप कैंसर से आज बच सकते हो? हाँ, बच सकते हो, बट वो ट्रीटमेंट महंगा है। तो अगर आपने एक ऐसे इंश्योरेंस को खरीदा है जो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस इलाज को फंड नहीं कर सकते हो, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है आज वो भारत देश में बहुत बढ़ गया है। तो क्या इन्फ्लेशन लिंक्ड कोई प्रोडक्ट है हमारे पास? वो नहीं है। तो अल्टीमेटली आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट में डाला है उसका जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो रिटर्न इस लायक नहीं होगा कि वो आपको कवर कर सके बाद में। और राइट, चलिए, ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ कवरेज के लिए अलग से एक रणनीति बनाएं। यहाँ पर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो उसमें आप हेल्थ केयर फंड को भी ऐड करें, यानी कुछ और पैसे आप अपने इमरजेंसी फंड में जोड़ दें जो कि कंटिजेंसी के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सके। और जितनी भी हेल्थ इमरजेंसीज हो आप उन पैसों को, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपके पास तमाम तरह की पॉलिसियाँ हो, तमाम तरह की कवरेजेस हो, आपके पास जो बढ़ते हुए खर्चे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के, उनके लिए एक अलग से कंटिजेंसी प्लान होना ज़रूरी है। इसी नोट पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और उनके सवाल शो में शामिल करेंगे। अगर आप भी इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम शो में आपके सवालों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में अब आपके सवालों के जवाब हम देंगे इस शो में। और आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवा सकते हैं। आप हमें देख सकते हैं लाइव ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में और हम ट्रैक कर रहे हैं तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। शुभाशीष हल्दर फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार शुभाशीष, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। मैडम आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कई बार सवाल भेज चुके हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम भेजा है? कभी नहीं भेजा। बहुत बढ़िया, बताइए किस तरह आपकी सहायता करें। मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है मैडम, वो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उससे टाइम भी वेस्ट होगी। है क्या कि मेरी जो इम्पोर्टेंट, वो काइंडली मैं ये बताना चाहूंगा कि वो पोर्टफोलियो को काइंडली रिव्यू कर दें। अगर कहीं पर भी कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो काइंडली एडवाइस करें। सेकंड थिंग, वन मोर क्वेश्चन है जिसको मैंने डिटेल्स पे नहीं लिखा है कि मेरी एक हाउसिंग लोन है ऑलमोस्ट 38 लाख, ठीक है, तो जिसपे को ऑलमोस्ट 15,000 की EMI जाती है और सिंपल इंटरेस्ट, जो बैंक स्टाफ हूँ तो जिस वजह से सिंपल 6% रेट पे मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल 6% है, ठीक है, 30 ईयर्स के लिए। अब मेरे पास 5,000 एडिशनल हैं, उसको मैं आइदर मैं प्रीपे कर दूं और मैं कहीं इन्वेस्ट करूं और उसको बाद में प्रीपे करूं। अल्टीमेटली लोन को प्रीपे करना है, बट अभी से प्रीपे करूं या बाद में भी, क्योंकि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे को एडिशनल कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक मेरी मेजर क्वेश्चन है यहाँ पर। और साथ में जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है मेरे गोल के हिसाब से, उसको काइंडली आप रिव्यू करें। बिल्कुल बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपने जो टर्म प्लान लिया हुआ है वो आपने अपनी आय के मुताबिक कैलकुलेट करके लिया है क्या? आय के मुताबिक क्या बताऊं मैडम, मैं ऑलमोस्ट मेरी 10 लाख की इनकम है। तो चलिए आगे चल के थोड़ा सा आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका जवाब पंकज जी आपको बेहतर समझा कर देंगे। तो पंकज जी, जैसे कि इनका पोर्टफोलियो ये कह भी रहे हैं काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, हाउसिंग लोन से उसका भुगतान कर देना इनकी प्राथमिकता है। साथ ही मैं चाहती हूँ कि रिटायरमेंट को लेकर आप थोड़ा सा इनको और समझाइश दें। इन्होंने ELSS में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद बना रखा है, 5 करोड़ रुपए फंड अलॉट किया हुआ है, वो अच्छा है। इन्होंने हर फंड को एक गोल दे दिया है जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन क्या वो फंड सही गोल के लिए असाइन किए गए हैं
ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए बताएं, इनके पोर्टफोलियो की प्लानिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो कविता, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने फंड चूज किए हैं, साथ में गोल सेट किया है, लेकिन थोड़े से बदलाव मैं सजेस्ट करूंगा। पहली बात तो यह है कि हालांकि रिटायरमेंट के लिए एनपीएस भी है आपके पास में, और साथ ही आप म्यूचुअल फंड में जो ईएलएसएस कर रहे हैं उसको भी आपने रिटायरमेंट से लिंक किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि ईएलएसएस भले ही 3 साल का लॉक इन हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के गोल से उसको लिंक करें ताकि आपको वो अच्छा रिटर्न दे सके। अब यहाँ पर जो एक तो बात यह है कि जो पैसे इन्होंने अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना अमाउंट, वो सफिशिएंट नहीं है। जिस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म गोल लेकर चल रहे हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, या जिस हिसाब से अमाउंट आपने तय किया हुआ है, उस हिसाब से वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। साथ ही जब आप 23 साल के बाद, 30 साल के बाद इस तरह की प्लानिंग की बात करते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा लार्ज कैप की जगह यदि मिड कैप और स्मॉल कैप को आप शामिल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में इतने लंबे समय के लिए, तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जैसे आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात की, बहुत अच्छा फंड है, लेकिन जब आप इतने लंबे गोल के लिए प्लानिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। साथ ही जहां तक लोन का सवाल है, तो आप भी कह रहे हैं और मैं भी इस बात को बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि आपको लोन रीपे करने की बजाय आपको एक एसआईपी और स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपका जो लोन अमाउंट है बहुत बड़ा नहीं है, ईएमआई क्वाइट अफोर्डेबल है आपके लिए जैसा आप कह रहे हैं, और साथ ही आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब आप लोन रीपे करते हैं तो आपको 80C के अलावा सेक्शन 24 में जो इंटरेस्ट पेमेंट का बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ आपको होम लोन का इंटरेस्ट पे करने पर मिलता है। तो मैं कहूंगा कि लोन को आप ऐसे रहने दीजिए, आप ईएमआई पे करते रहिए, लेकिन जो 5,000 रुपए बच रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड या एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, वो आप इंक्लूड कर लीजिए। और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, वो आपका डेफिनेटली कम है। कम क्यों है? क्योंकि जब आप गोल की बात करें कि मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो बच्चों के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ जुटाऊंगा, पर गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में भी तो उतना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा बनना चाहिए, और वो पॉसिबल है लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। तो वो जो कवर है वो 50 लाख से बढ़ाकर आप 1 करोड़ कर लीजिए टर्म इंश्योरेंस। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप और एक इंटरनेशनल फंड आप 2,500 रुपए 2 में डिवाइड कर लीजिए, उस 5,000 को जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह से आप आगे बढ़िए और समय के साथ अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाइए। अच्छा, मेरा सवाल फंड्स को लेकर है। मिड कैप, स्मॉल कैप में आप कौन से फंड का नाम रेकमेंड करेंगे इनको? स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप को आप ऐड कर सकते हैं। और मिड कैप की जहां तक बात है तो मिड कैप में भी एक्सिस मिड कैप फंड एक अच्छा फंड है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरा एसेट मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2 टैक्स सेवर हैं इनके पास, दोनों में बने रहें या किसी एक में ही कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं, दोनों में भी बने रह सकते हैं, दोनों ही फंड अच्छे हैं। चलिए सुभाषीष जी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ। यस कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंकज जी को? मैम, एक्चुअली है क्या, मेरे पास ऑलरेडी एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, ठीक है, 3 फंड मेरे पास एक्सिस एएमसी से ऑलरेडी है। तो कोटक का स्मॉल कैप ले लीजिए ना। कोटक स्मॉल कैप मैंने कहा, और साथ ही अगर एक और चॉइस मेरे को चाहिए, बताया पंकज जी ने कि एक इंटरनेशनल फंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है। हाँ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, फिर भी मेरे को लेना चाहिए या वहां पर एक मैं प्योर कहूंगा कि इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए? बिल्कुल कविता, मेरा कहना यह है कि देखिए, जब आप किसी इस तरह के फंड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें या हम पारंपरिक की बात करते हैं हमेशा, तो वहां पर आपको 25-30% एलोकेशन मिल जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन यदि आप बात कर रहे हो इतने लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पोर्टफोलियो का टोटल, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आपका 10-15% एलोकेशन इंटरनेशनल में होना चाहिए, जो शायद इस तरह से सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो मेरी सलाह है कि आप एडिशनल एक फंड आप रखिए। और दूसरा क्या होगा, जो फंड की आप बात कर रहे हो कि डोमेस्टिक फंड में एलोकेशन है, वो मैंडेटरी नहीं है। कल को हो सकता है कि फंड मैनेजर उसको रिड्यूस भी कर दें, लेकिन आप अलग से इंटरनेशनल फंड रखेंगे तो हमेशा आपका एक्सपोजर बना रहेगा एक इंटरनेशनल फंड में।
इस तरह के स्टॉक्स में, तो मेरी सलाह तो ये होगी कि इतने लंबे नजरिए से और जिस तरह के गोल आपने सेट किए हैं, मैं कहूंगा कि आप इंटरनेशनल फंड एक ऐड कर लें। चलिए, उम्मीद करते हैं सुभाषीष जी आपको समझाइश समझ में आ गई है। वैसे ये शो हमारे सोशल मीडिया पे भी जाता है, यूट्यूब पे भी जाता है, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार फिर से चाहें तो जवाब सुन सकते हैं, तमाम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, तो यहाँ पर गौरव का सवाल लेंगे। अंकित, आप जवाब दीजिएगा। इन्हें जानना है कि किस एज में कितना इंश्योरेंस लेना सही होगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दोनों ही बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के फॉर्म है। टर्म इंश्योरेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा सही लेना चाहिए। साथ ही इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, 4 लाख का कवर है इनके पास, जो इनका एम्प्लॉयर शायद प्रोवाइड कर रहा है। पूछ रहे हैं कि क्या और हेल्थ कवर के लिहाज से इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए। कविता, बहुत ही सही सवाल पूछा है गौरव ने। इस पे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जितनी जल्दी आप ले सको लाइफ में, आपको उतनी जल्दी लेना चाहिए, बिकॉज आप जितनी जल्दी लेते हो आपका प्रीमियम उतना कम होता है, राइट। फॉर गौरव मेरी ये सलाह होगी कि जितनी भी उनकी इनकम बेयरिंग ईयर्स है, तो अगर गौरव 30 साल के हैं और वो 57 साल तक रिटायर होंगे, तो 27 साल की कवरेज का उनको प्रीमियम लेना चाहिए। जो कवरेज उनको अमाउंट लेना चाहिए वो जो भी उनका एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स लेना चाहिए, प्लस उसमें उनको उनकी अगर कोई भी लाइबिलिटीज हो, जैसे अगर होम लोन हो या उन्होंने कोई पर्सनल लोन ले रखा हो, वो ऐड कर देना चाहिए। तो फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस, अगर गौरव की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो उनको 20 × 10 2 करोड़ रुपए का कवरेज टर्म बेसिक लेना चाहिए, प्लस अगर उनके पास जो भी होम लोन है या और भी किसी प्रकार का लोन है वो कवरेज ले लेना चाहिए। इस पे आपके कोई सवाल है प्रियंका, इससे पहले कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पे आगे बढ़े? आप बढ़ सकते हैं आगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा एक इंडिविजुअल प्लान एक हर इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि आपके जो ऑफिस से आपको कवरेज मिलता है उसमें कई सारे बेनिफिट्स नहीं होते, राइट। दूसरा, आज हो सकता है अगर आपने नौकरी बदल ली तो आपको वो प्लान कंटिन्यू नहीं होगा, आप जहां जाएंगे वहां पे आपको जो भी कवरेज होगा या उस कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा वो मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस दे। तो अगर आपका खुद का प्लान होता है तो आपके पास हमेशा कंटिन्यू रहता है, आपको उसकी कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिलती है, और उसमें कई सारे एड ऑन बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। जैसे शो के शुरुआत में हमने ओपीडी बेनिफिट की बात की, हमने रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात की, क्रिटिकल इलनेस कवर की बात की। वो तो मैं गौरव से यही सजेस्ट करूंगा कि उनको एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट प्लान लेना चाहिए और उनको मैक्सिमम कवरेज लेना चाहिए। आजकल मार्केट में काफी सारे अच्छे कवरेजेस आ गए कि आपने बेस प्लान एक ले लिया है 15 लाख का या 20 लाख का, उसके साथ आपने एक टॉपअप प्लान ले लिया है, बेस प्लस टॉपअप मिला के 1 करोड़ रुपए का मिनिमम कवरेज होना चाहिए, जिसमें आपने राइडर्स क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूर ले ले, जिससे अगर कल को खुदा ना खास्ता आपको कोई क्रिटिकल बीमारी हो तो वो भी कवर्ड हो। मुझे ये बताएं कि आप कोई रेकमेंड करेंगे इनको हेल्थ प्लान स्पेसिफिकली, और कोई इंश्योरेंस लेना हो तो कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए अंकित? तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है HDFC अर्गो का भी नया प्लान आया है, ऑप्टिमा रिस्टोर सिक्योर। वो बहुत ही अच्छा प्लान है जिसमें अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है और उसमें काफी सारे और बेनिफिट्स भी आते हैं कस्टमर्स के लिए, तो आप वो प्लान ले सकते हैं। या नीवा बूपा का भी काफी सारा अच्छा प्लान है, नीवा बूपा रिश्योर है, केयर का प्लान है, केयर फर्स्ट, सिग्ना का प्लान है, सिग्ना लाइफ टाइम। तो ये कई सारे प्लान है जो उनको 3-4 चीजें देखनी चाहिए कोई भी प्लान लेने से पहले। एक, वो जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में इस हेल्थ इंश्योरर का कैशलेस कवरेज कितना है। दूसरा, किस टाइप के राइडर्स कवर होते हैं इस प्लान में ना, मैटरनिटी राइडर है नहीं है, क्रिटिकल इलनेस कवर है नहीं है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा, आज के दिन हमने बात की लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की, तो कई इंश्योरेंस प्लान्स आजकल लाइफस्टाइल कवरेजेस के साथ आते हैं। तो ये 3 चीजें देख के जैसी गौरव जी की आमदनी है उसके हिसाब से उनको प्लान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी आप ही के लिए होगा अंकित, और ये सवाल है अमित राणा का। इनको आप एक टर्म प्लान का रिकमेंडेशन दे दीजिए। तो कविता, गिवन कंप्लायंसेस में एक प्लान का रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा,
बट मैं कुछ मार्केट के जो टॉप सेलिंग प्लान है उनके नाम बता सकता हूँ। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफलाइन है, मैक्स स्मार्ट सिक्योर प्लस है, टाटा संपूर्ण कवरेज है, ICICI का प्रूडेंशियल का ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट है। जब भी अमित राणा जी कवरेज ले तो उनको एक चीज देखनी चाहिए कि इसमें क्या लिमिटेड पे का ऑप्शन है। वो ऑप्शन बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिससे कि आपको पूरे पॉलिसी पीरियड में प्रीमियम नहीं पे करना पड़े। आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रीमियम पे करके आप पूरे साल के लिए पूरे पीरियड के लिए कवर हो सकते हैं। दूसरा, किस टाइप का राइडर्स है, क्या इस पॉलिसी में भी वो क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, क्या इसमें क्या वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर ले सकते हैं क्या। तीसरा, मैक्स लाइफ ने एक बहुत ही अच्छा फीचर निकाला है इन दिनों, जो इंडस्ट्री फर्स्ट है, कि अगर आपने 10 साल तक के लिए प्रीमियम पे किया है तो आप 1 साल के लिए आपको प्रीमियम डिसकंटिन्यूएशन का राइट मिलता है और फिर से आपकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के कवरेजेस उनको देख के टर्म प्लान लेना चाहिए। जो 4-5 प्लान मैंने बोला वो सारे प्लान अच्छे हैं, उनमें से कोई भी एक प्लान वो अपने एज और अपनी आमदनी के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। नवीन बहुगुणा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन, गुड इवनिंग, कैसे हो, कहाँ से बोल रहे हो? गुड इवनिंग मैम, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। नवीन बहुगुणा है मेरा नाम। मुझे एक क्वेश्चन है कि मैं डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सो दैट आई कैन बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए आपको डेट फंड क्यों शामिल करना है पोर्टफोलियो में? जी मैम। पर डेट फंड क्यों चुना? आप इक्विटी में क्यों नहीं डालना चाहते पैसे? मैम, इक्विटी में मैंने कुछ पैसा अलॉट किया हुआ है, सो मैं कुछ पार्ट को अपने डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पर डेट तो फिक्स्ड इनकम देगा ना आपको, तो उसमें आपकी महंगाई को मात देने वाली क्षमता है। आपको क्यों लगता है ऐसे? आपको अपना पैसा सिक्योर करना है कि आपको महंगाई को मात देनी है? मैम, इन अ वे सिक्योरिटी प्लस FD से ज्यादा रिटर्न। हाँ, FD से ज्यादा रिटर्न का लॉजिक ठीक है, लेकिन महंगाई को जहां तक मात देने की बात है तो वो तो आपको फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न भी नहीं देगा। और जहां तक पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो लेवल पर आपको काम करना होगा ना। अगर आप सही तरह से इक्विटी और डेट का एक बैलेंस बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। आपकी उम्र क्या है पहले मुझे ये बताएं? मैम, मेरी उम्र है 35। 35 है ना। अभी तक आप इक्विटी में कितना निवेश कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है। अच्छा, और अभी आपको जो निवेश करना है डेट में, क्योंकि डेट में आप इसीलिए भी निवेश करते हैं अगर आपके पास समय कम हो। अगर आप एक फिक्स समय के लिए 1 से 3 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तब जाके डेट की रिकमेंडेशन आपको देना समझदारी का एक काम होगा। लेकिन क्या आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? जी मैम, मुझे 3 साल बाद कुछ पैसे की जरूरत है, इसके लिए मैं डेब्ट में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा था। और ये कुछ पैसों की संख्या कितनी होगी? ऑलमोस्ट 5 लाख। और अभी कितना डालेंगे? मैम, मतलब मैं एक साथ ही इन्वेस्ट करूंगा अभी तो मेरा जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट का है वो है 4 लाख के आसपास में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 4 लाख आप अभी लमसम करेंगे? जी मैम। चलिए, अब सवाल पे क्लैरिटी आई है। मेरे ख्याल से पंकज जी अब आपकी सहायता करेंगे। पंकज जी, डेट में 3 साल के लिए पैसे लगाने हैं। बिल्कुल नवीन, देखिए 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डेट को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपने यूज किया वर्ड की इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो डेट इन्फ्लेशन को शायद ही बीट कर पाए, किसी वक्त पर शायद संभव हो जाए। लेकिन क्योंकि डेट का मतलब क्या है कि आप लोन दे रहे हो, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किसी को, चाहे कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट को, वो लोन दे रहे हैं। तो यानी कि आप यहां पर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम डेट को इंक्लूड करते हैं। अब 3 साल के लिहाज से आप बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप फ्लोटिंग रेट फंड्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन रिटर्न्स यहां पर भी आप इस वक्त को देखते हुए, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट साइकिल है, आप 5-6% के आसपास का ही रिटर्न सालाना एक्सपेक्ट करें तो एफडी के आसपास ही रहेगा। सिर्फ फायदा यह होगा क्योंकि आप लमसम में कर रहे हैं तो आपको 3 साल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और उस हिसाब से थोड़ा सा अगर आप फिक्स डिपॉजिट से उसे कंपेयर करें
तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके बेहतर हो जाएंगे, इतना आप कह सकते हैं। तो फ्लोटिंग रेट फंड आप इंक्लूड कीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड या निपॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड आप शामिल करें। ये फ्लोटर, क्योंकि डेट फंड में 16 कैटेगरी हैं, सिंपली लगता है कि डेट फंड, लेकिन यहाँ पे 16 तरह के अलग अलग फंड हैं डेट में। तो मैं आपको फ्लोटर जो एक कैटेगरी है डेट की, वो रेकमेंड कर रहा हूं, और वहां पर मैंने आपको ये स्कीम्स के नाम बताए हैं। चलिए, आप मेरे साथ हैं नवीन? यस मैम, यस मैम। आपको समझ में आ गई सलाह? जी मैम, जी मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लेंगे मोहित का, और इनका सवाल काफ़ी दिलचस्प है। अंकित, इनकी माताजी को डायबिटीज़ है, ठीक है, और उनकी उम्र 45 साल की है। मोहित बोल रहे हैं कि अपनी माताजी के लिए इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है। तो ऐसी कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो डायबिटीज़ को भी कवर करती हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर करती है? तो उसके लिए क्या अंडरराइटिंग की ज़रूरत होगी? प्रीमियम कितना होगा? कौन सा प्लान रेकमेंड करेंगे आप? तो कविता, सारी इंश्योरेंस प्लान्स डायबिटीज को कवर करते हैं। ये एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अंडर में आता है, तो अगर आप डिक्लेरेशन दे दें तो वो कवर हो जाता है। कुछ में वो बीमारी कभी भी कवर नहीं होगी, कुछ में एक वेटिंग पीरियड के बाद कवर होती है। बट इंश्योरेंस कंपनीज ने, क्योंकि डायबिटीज एक भारत देश में लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है, तो कई इंश्योरेंस कंपनीज ने स्पेसिफिक प्लान्स निकाले। जैसे आदित्य बिरला ने आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लान निकाला है, एचडीएफसी अर्गो ने एचडीएफसी अर्गो एनर्जी प्लान निकाला है, और स्टार ने स्टार हेल्थ डायबिटीज प्लान निकाला है, जो प्लान ए और बी होता है। इनमें डायबिटीज डे 1 से कवर्ड होता है। आपको डायबिटीज डिक्लेयर करनी होती है, और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द प्लान कुछ मेडिकल टेस्ट आपको करवाने बोलती है इंश्योरेंस कंपनी, जो आप करवा के आपको रिपोर्ट्स देनी होती है। प्रीमियम डिपेंडिंग ऑन द एज होता है। अगर माता जी की उम्र 50 या 55 साल की होगी तो प्रीमियम वुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 40,000 टू 55,000 डिपेंडिंग ऑन द जोन, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जोन के हिसाब से भी रेटिंग करती है कि अगर किसी जोन में हॉस्पिटल का खर्च महंगा है तो वहाँ शायद प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो। अच्छा अंकित, ये तो डायबिटीज़ की बात हुई है, लेकिन मोहित जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग तरह के स्पेसिफिक इंश्योरेंस कवर्स शायद चाहते होंगे। ये तो एक डायबिटीज़ की बात है, लेकिन हम जानते हैं कि कैंसर केयर अवेलेबल है, हार्ट केयर को लेकर भी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ अवेलेबल है, डेंगू तक की, माफ़ कीजिएगा, पॉलिसीज़ आ गई हैं। तो ऐसे में इतनी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज पॉलिसीज़ क्या हमें ख़रीदनी चाहिए? तो इस पे मैं बस एक ही चीज बोलूंगा आपको, कि हाँ, हमें पॉलिसी स्पेसिफिक लेनी चाहिए, बट स्पेसिफिक पॉलिसी लेने से पहले आपके पास एक बेस कवर होना चाहिए, है ना। तो जिस तरह का आप कवरेज बोल रहे हो वो सैशे कवर होता है, कि डेंगू के समय में आप 2 महीने के लिए, अगर आपको कल को खुदा ना खास्ता डेंगू हो गया तो आप 700 रुपए में वो कवरेज ले सकते हैं, ठीक है। बट वो लेके तभी फायदा जब आपके पास एक बेस कवर ऑलरेडी है। तो बेस कवर लेना अनिवार्य है। मैं आपके शो के माध्यम से हर बंदा जो हर इंसान जो ये शो देख रहा है उससे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप एक इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लीजिए। उसके साथ साथ कविता जी ने जैसे जैसे प्लान्स कहे कि अगर आपको डेंगू प्रोटेक्शन लेना, बहुत ही छोटा सा प्लान होता है, 2 महीने के कवरेज के लिए आप 300 से 800 रुपए के बीच में वो प्लान आ जाता है। अगर आपको क्रिटिकल इलनेस कवर लेना है, वो एज अ राइडर आप अपने प्लान के साथ ले सकते हैं। कैंसर प्रोटेक्ट होता है, वो एज अ राइडर आप अपने प्लान के साथ ले सकते हैं। हार्ट डिजीजेस को कवर करने के लिए स्टार के, नीवा बूपा के, आदित्य बिरला के, केयर के कई सारे अच्छे प्लान आए हुए हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। बट प्लीज एक बेस कवर लेना अनिवार्य है, वो आप कृपया लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शो के आखिरी दर्शक जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और श्री भागवत श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम गुड इवनिंग, मैं लखनऊ से बोल रहा था। लखनऊ से बोल रहे हैं, वहाँ पे ठंड शुरू हो गई क्या? जी 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 मैम। बहुत बढ़िया मैम थैंक यू। मैं आपको, मतलब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और मैं आपको सीएनबीसी आवाज से मैम फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। सफर में साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। पूछिए। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन था कि जो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, तो ये मतलब 5 to 7 ईयर प्रोस्पेक्टिव से कैसा रहेगा, मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए, कंसिडरिंग कि इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है लो कॉस्ट फंड है मैम। इसके अलावा आपके पास कोई पोर्टफोलियो है इक्विटी का? ये समय मेरा एसआईपी चल रहा है 30,000 का, 10,000 ईच है। मेरा एसेट लार्ज कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी और एक्सिस मिड कैप में। आपने स्पेसिफिकली इसको क्यों चुना है?
क्योंकि आपको पैसिव फंड में एक्सपोजर चाहिए। फंड मैनेजर रिस्क एलिमिनेट करने के लिए, फंड मैनेजर एलिमिनेट करने के लिए रिस्क, हाँ, मतलब क्योंकि बीच बीच में मैम मैं ये मतलब पिछले 8-10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो देखता हूँ मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में मैम फंड का अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है, तो वो फंड मैनेजर रिस्क एलिमिनेट करने के एंगल से और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के एंगल से मैम ये कैसा रहेगा? लेकिन आपके लक्ष्यों के पर्सपेक्टिव से क्या आप सही जा रहे हैं? लक्ष्य क्या है आपके? मैम बेसिकली रिटायरमेंट पर्पज से। तो रिटायरमेंट में तो अभी कितने साल हैं आपके? 40, अभी 12-13 साल है मैम। 12-13 साल है ना। और निवेश कितने सालों से कर रहे हैं? लास्ट 10 ईयर मैम। पिछले 10 साल से आप निवेश कर रहे हैं। पिछले 10 साल में आपने देखा नहीं होगा कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखी है तो काफी हद तक आपका इन्फ्लेशन रिस्क और जो बाजार में गिरावट का रिस्क है जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो एलिमिनेट हो गया होगा एक्टिव इन्वेस्टमेंट के जरिए। बट वही हर साल में रिव्यू करना पड़ता है फंड को, बट उस एंगल से मैं देख रहा था क्योंकि पीरियोडिसिटी अभी भी 10-11 साल है। हाँ। तो अगर इंडेक्स फंड में आ जाए तो, और अभी देख रहे हैं कि मैम मोस्टली मतलब जो फंड मैनेजर हैं जैसे लार्ज कैप तो नहीं बीट कर पा रहे हैं जो अपना इंडेक्स फंड का रिटर्न है। वो 2020 के पहले क्वार्टर से आप बोल सकते हैं कि दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ पैसिव फंड्स का बोलबाला तो शुरू हो ही चुका है। ग्लोबली हम देख रहे हैं इनका चलन है, लेकिन फिर भी हमेशा हम कहते हैं दर्शकों को कि अपने लक्ष्यों के मुताबिक, क्योंकि रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य है और 10 साल का समय आपके पास अभी भी है, अगर हम पकड़ कर चल रहे तो 10-12 साल आपने कहा, कितना इकट्ठा करना चाहेंगे? अराउंड 50 लाख। 50 लाख? 50 लाख काफी होंगे 12-13 साल के बाद? मैम बाकी मेरा पीएफ वगैरह है तो वहां से हो जाएगा। चलिए, तो 10 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगभग 50 लाख आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए। 3 फंड्स हैं आपके पास इक्विटी के, अभी आपको एक इंडेक्स फंड चाहिए और आपने जो फंड चुना है उस पर पंकज जी क्या राय है आपकी? लो कॉस्ट स्ट्रक्चर और बेसिकली रिस्क फैक्टर को ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। देखिए, आपने जो पहली बात बोली कि आप एक पैसिव फंड में करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर्स की जो परफॉर्मेंस है उससे आप बहुत खुश नहीं है, उसके मुकाबले यदि आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा आपको वैसे रिटर्न मिल जाएंगे और लो कॉस्ट होती है इंडेक्स फंड की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारे इंडेक्स फंड एक जैसे नहीं होते हैं। जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो हम बोलते हैं ना, आज मार्केट ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, सेम रिटर्न आपको वैसे ही मिलेंगे। आप सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा जो कि मतलब सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है, ऐसा फंड होगा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, तो यानी कि ये निफ्टी का ऐसा इंडेक्स है जो कि मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि 30 सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे। लेकिन ये निफ्टी 50 स्टॉक्स नहीं है, ये उनमें से भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। 200 सिलेक्टेड स्टॉक्स में से ये 30 स्टॉक्स होंगे। मोमेंटम का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है कि ऐसे स्टॉक्स जो पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो यदि आपका उद्देश्य ऐसा है कि आप मार्केट की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करें, सेम परफॉर्मेंस आपकी रहे, तो इसके मुकाबले आप निफ्टी 50 में करें, फिर आपको मोमेंटम में नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले थोड़ी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा अधिक रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तब आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में, चाहे वो यूटीआई का हो या किसी और एएमसी का फंड हो, लेकिन अल्टीमेटली जो रिटर्न्स होंगे वो इंडेक्स के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करेंगे, तब आपको इस तरह के फंड में जाना चाहिए। तो आपकी दो बातें जो आपने शुरुआत में कहा कि आप बिल्कुल मार्केट के रिटर्न्स ही पाना चाहते हैं, वहां पर कोई वेरिएशन आपको नहीं होना चाहिए, ऐसी उम्मीद आप रखते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर निफ्टी 50 जो कि लार्ज कैप फंड है उसमें जाना चाहिए। और यदि आप इस तरह से कि थोड़ा सा अधिक रिस्क लेकर ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं, तब आपको इस तरह के इंडेक्स फंड में, यानी कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो फंड है उसमें तब जाना चाहिए। श्री भागवत जी सवाल और पूछना चाहते हैं कुछ पंकज जी से? मैम एक मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें भी फिर मेरे ख्याल से क्योंकि मोमेंटम 30 कैच करेंगे तो फंड मैनेजर रिस्क रहेगा मैम इस फंड के साथ भी। देखिए, फंड मैनेजर तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंडेक्स है, लेकिन एनएससी में एक इंडेक्स नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स हैं और अलग अलग तरह से वो इंडेक्स काम करते हैं। उनका जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहां भी अल्टीमेटली रिसर्च के बेस पर, मतलब एएमसी में जो फंड मैनेजर होते हैं
वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके एनएससी में इंडेक्सेस हैं उनके भी पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। तो जब वो 30 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो किसी रिसर्च के बेस पे तो होंगे। तो यानी कि फंड मैनेजर यहां पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपने यूटीआई का यदि ये इंडेक्स फंड लिया या आपने किसी और एएमसी का सेम निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड लिया, तो दोनों का पोर्टफोलियो सेम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अंडरलाइंग इंडेक्स जो है वो निफ्टी का इंडेक्स है। लेकिन यहां पर जैसा मैंने कहा कि निफ्टी 50 के मुकाबले आपका जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है ये डिफरेंट इंडेक्स है और यहां पर मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मोमेंटम एक अलग से स्ट्रेटेजी है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जहां पर जो भी रिसर्च करके जो भी फंड मैनेजर वो तय कर रहे हैं वहां पर इंडेक्स को, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं यहां पर मोमेंटम दिखाई दे रहा है, यहां पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा रही है, ये इस तरह का इंडेक्स होगा। और निफ्टी 50 जो है वो एक तरह से 50 सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स पिक किए गए हैं, टॉप के जो स्टॉक्स है वो एक अलग तरह का इंडेक्स है। तो आपको मैंने दोनों बातें समझाई, ये फंड में कोई बुराई नहीं है, पर आपको समझना चाहिए कि जिस तरह की बात आपने शुरुआत में कहा कि आप ब्रॉडर मार्केट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उसके जो रिटर्न्स हैं वही रिटर्न्स आप पाना चाहते हैं, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो आपके लिए फिर निफ्टी 50 एक बेहतर इंडेक्स है। बट मैं आपको ये कहूंगा 10-12 साल के लिहाज से आप इस तरह के फंड में या एक एक्टिवली मैनेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल मार्केट रिटर्न चाहिए, तब आपको मैंने ऐसा कहा कि निफ्टी 50 जो है वो उस तरह का फंड है जो बिल्कुल आपको मार्केट के रिटर्न्स दिलाएगा। श्रीवास्तव जी, आप संतुष्ट हैं अभी? यस मैम, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझाइश समझ में आई हो और जल्द से जल्द आप निवेश करें। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया। शो को समाप्त अब करना होगा, तो दोनों ही हमारे गेस्ट को धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और दर्शकों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके एक सटीक और सही रणनीति सुझाई है। इसी के साथ मुझे भी मनी मंत्रा में इजाज़त दें, लेकिन हाँ, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, म्यूचुअल फंड हो या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा और कोई सवाल, अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे शो लाइव जो आते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इजाज़त दें, नमस्कार।